Hello guys, my name is Ashwani Sharma. I am from IIC Bangalore and I welcomes you all to my YouTube channel The Civil बंदा। आज की वीडियो का टॉपिक है स्लैब डिज़ाइन और यहाँ मैं आपको स्लैब डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह की दो वीडियो होंगी मेरी। पहली वीडियो जो कि है इसके अंदर मैं 5 से 10 मिनट के अंदर शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि स्लैब डिज़ाइन कैसे होती है। ये वीडियो देखने के बाद भी आप एक कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो स्लैब डिज़ाइन का, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं होंगी टाइम को बचाने के लिए। बस स्टेप्स में आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं। और जो दूसरी हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर 15 से 20 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा विद कैलकुलेशन कि स्लैब डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्लैब डिज़ाइन के अंदर। तो वो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है इफेक्टिव डेप्थ निकालना। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि लोड कैलकुलेट करना और मोमेंट निकालना, कितना उसके ऊपर मोमेंट लगेगा। तीसरा एमयू और एमयू लिमिटिंग के बीच में कंपैरिजन करना। चौथा स्टेप AST एरिया ऑफ स्टील निकालना, जो हमारे पास मेन बार है, या फिर और उसे चेक करना कि वो करेक्ट है क्या AST मिनिमम और AST मैक्सिमम के बीच में, और स्पेसिंग निकालना। पांचवा हमारे पास स्टेप होगा कि हम शेयर के लिए इसको चेक करें स्लैब को। छठा हमारे पास स्टेप होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हम प्रोवाइड करें इसके अंदर। और सातवां हमारे पास स्टेप होगा डिटेलिंग करें हम इसकी। तो बारी बारी से हम सारे स्टेप को समझाता हूँ। पहली बात, ये वन वे स्लैब है। ठीक है, तो अभी हम वन वे स्लैब की डिज़ाइन देख रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से। तो सबसे पहला हमारे पास है इफेक्टिव डेप्थ निकालना। तो सारे के सारे जितने भी स्टेप हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इवन स्टेप क्या, बीच बीच में जो भी कोई भी चीज़ होगी वो दूसरे से कनेक्टेड होगी, ताकि आपको याद रहे कि किसके बाद कौन सा स्टेप है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक RCC स्लैब है। ठीक है, उसकी डायमेंशन दे दी हमें कि ये इस टाइप की है, 4 मीटर ये है, 10 मीटर ये है। अब इसको डिज़ाइन करनी है और जो सपोर्ट की जो विड्थ है वो 230 मिलीमीटर है, FE M20 है और FE 415 है। तो सबसे पहले आपको बस पहला स्टेप याद रखना है, उसके बाद आगे अपने आप होता चला जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ निकालिए इसकी। इफेक्टिव डेप्थ मतलब ये जो हमारे पास स्लैब होगी, यहाँ पे हम जो हम रिइंफोर्समेंट देंगे इसके अंदर, तो यहाँ से इस सरिये के बिल्कुल बीच तक का ये होती है इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद फिर सेंटर से नीचे तक का इसको कहते हैं हम इफेक्टिव कवर, और जो ये टोटल होता है इसको कहते हैं हम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हम लगाएंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, अब ये नोट कर लीजिए, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया 3 होते हैं जनरली। हम एक होता है कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम या स्लैब के लिए। दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के लिए, और तीसरा होता है कंटिन्यूस बीम और स्लैब के लिए। इसमें जो L/D का रेशो होता है वो 7 होता है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। L/D का रेशो इसमें होता है शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, और ये होता है शुड बी लेस देन इक्वल टू 26। अब यहाँ पे जो L होता है वो होता है L इफेक्टिव। अब L इफेक्टिव को भी समझ लेते हैं। L इफेक्टिव जो हमारे पास होता है वो होता है L0 प्लस B या फिर L0 प्लस D। B जो होता है ये विड्थ सपोर्ट की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, जैसे मान लो ये है, ये हमारे पास ये लगी हुई है। ठीक है, D हमने अभी देख लिया कि क्या था, ये हमारे पास B होगी, और जो ये होगा क्लियर डिस्टेंस L0 सपोर्ट के बीच का, इसको कहेंगे L0। अब L0 प्लस B और L0 प्लस D, ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वही हमारे पास L इफेक्टिव होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास D, पहले स्टेप में हमें D निकालना है, तो हमारे पास D तो नहीं है, तो B होगा। B वैसे गिवन है 230 मिलीमीटर, नहीं होता तो तब भी हम 230 मिलीमीटर याद रख लेंगे कि यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम छोटे वाली लेंथ लेंगे इसके अंदर 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 0.23 मीटर करेंगे, 4.23 मीटर हमारे पास आ जाएगा। और 4.23 मीटर आती है हमारे पास, ये आ गई LEX मतलब इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ अपॉन D शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्लैब है, तो यहाँ से D निकालेंगे हम D ग्रेटर देन इक्वल टू L/20 मतलब 4000/20। तो यहाँ पे हमारे पास D आ जाएगी। अब D जब हमारे पास आ गई, अब काफ़ी सारे स्टेप हैं जो मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे शॉर्ट में यहाँ पे बताना है सारी चीज़ें। तो अगर कोई स्टेप मुझसे छूट जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज़ होता है। जब बीम होता है, बीम भारी भरकम होते हैं,
डेप्थ ज़्यादा होती है उनके अंदर, तो उसमें L/D का रेशो में डिफाइन है, वो 7, 20 और 26 होता है। लेकिन स्लैब क्योंकि पतली होती है, हल्की होती है, तो उसके अंदर हम लेंथ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं या फिर हम डेप्थ को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1.2 ले लेते हैं लगभग। ठीक है, हम ये लेके चल सकते हैं डायरेक्ट लिख के कि ये मॉडिफिकेशन फैक्टर है, तो हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। तो जैसे ही पहला स्टेप हमारा क्या था, डेप्थ निकालना, यहाँ से हमने डेप्थ निकाल दी, तो डी हमारे पास मान लीजिए वहाँ पे 180 मिलीमीटर आ गई। अब डी आते ही हमने यहाँ पे देखा था कि एल नोट प्लस बी, एल नोट प्लस डी, ये 230 मिलीमीटर ऐड हुआ था, तो यहाँ पे 180 मिलीमीटर ऐड होगा। मतलब जो भी चीज़ कम होगी वो हम ले लेंगे। तो एल इफेक्टिव हमारे पास एक नई आ जाएगी 4000 प्लस 180, तो 4.18 मीटर। तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाल दी। अब इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली, तो इफेक्टिव डेप्थ के साथ साथ यहाँ तक हमारे पास आ गई 180। इसका इफेक्टिव कवर कुछ भी मान लिया हमने, मान लिया 20 मिलीमीटर, तो डी हमारे पास आ गई 200 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है लोड और मोमेंट निकालना। लोड और मोमेंट हम सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, ठीक है, इस पर यूडीएल लगता है, तो हम इस पर निकाल सकते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम होता है वो होता है WU/L इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 8। ये हम सेंटर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सेंटर के हिसाब से हम पूरी डिज़ाइन कर देते हैं। एक और बात की जो स्लैब होती है, जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये 4 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो हम इसे पूरे के लिए डिज़ाइन नहीं करते, हम एक स्ट्रिप मानते हैं। ये 4 मीटर है और ये 1 मीटर, और 1 मीटर इस स्ट्रिप के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं और फिर इसको पूरे उस पर रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, 1 मीटर विड्थ मान के। तो अब से हम जो विड्थ मानेंगे वो 1 मीटर मानेंगे। लेंथ हमारे पास एल इफेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है, और डेप्थ हमारे पास आ गई 180 मिलीमीटर या फिर जो भी हमारे पास आएगी। हाँ, तो हम लोड कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास है लोड कैलकुलेट करना। तो लोड पहले होगा डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, देखो डेंसिटी जो रेनफोर्स स्लैब होती है, बीम होती है, उसकी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने बोला कि हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे 4 मीटर की, 1 मीटर होगी और जिसकी डेप्थ होगी 200 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम 25 इंटू, यहाँ पे हम 1 मीटर की स्ट्रिप यूज़ करेंगे, 1 इंटू 0.18 0.2, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ गई 25 टू जो 55, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे हमारे पास आ गया डेड लोड। अब लाइव लोड अगर जो गिवन नहीं है तब भी हमको उसको मानना है, ऐसे नहीं मान सकते हम 50 मान लीजिए, जैसे 5 दे रखा है तो 5 है, तो यहाँ पे 4 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया 5 ही मान लिया, तो ये हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे देखा कि इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, लेकिन क्या होगा कि हम इसके लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम इसके थोड़े से ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करेंगे ताकि इन फ्यूचर इसके ऊपर और लोड लगने लगे तो ये फेल ना हो जाए। तो इसको हम फैक्टर लोड निकाल लेंगे, हम इसका 1.5 इंटू 10 करेंगे, तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ये इसका एक सारी आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फिट बैठे, लेकिन ये समझाने के लिए। तो MU हम ये निकालेंगे कि WU/L स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ पे जो भी MU आएगा हमारे पास निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो गया। हमारे पास थर्ड स्टेप है MU और MU लिमिटिंग कंपेयर करना। MU लिमिटिंग समझ लेते हैं पहले कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई ग्रेड दे रखा है, किसका, स्टील का और कंक्रीट का, तो उसके हिसाब से, और डायमेंशन दे रखी है स्लैब की, तो इसके हिसाब से इसका एक MU लिमिटिंग होगा। MU लिमिटिंग मतलब इतनी बेंडिंग मोमेंट ये अपने आप रोक सकता है। ठीक है, तो वो कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी रोक सकता है ये, ठीक है, ओवर इन्फोर्स हुए बिना। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूले होते हैं कुछ 0.148 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.133 FCK BD स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं MU लिमिटिंग तीनों। अगर FE 250 है तो ये यूज़ करेंगे, FE 415 है तो ये, और FE 500 है तो ये। तो यहाँ पे 415 है तो हम ये यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0.138। FCK कितना है, जितना होगा उतना डाल देंगे, यहाँ पे 20 है। B कितना होगा, 1000 लेके ही चलेंगे स्लैब के केस में, और D क्या होगा, 180 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अपॉन 10/6 कर देंगे इसको, तो किलो न्यूटन मीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मान लो ये हमारे पास आ गया 80 किलो न्यूटन मीटर, फिलहाल के लिए मान लिया हमने, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो MU आया, ठीक है, MU हमारे पास आया 40 किलो न्यूटन मीटर, मतलब उसके ऊपर लग रहा था इतना, और जो वो रेजिस्ट कर सकता है बैलेंस फॉर्म में वो है 80। तो मतलब ये MU लिमिटिंग जो है ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसको हम अंडर इन्फोर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लगभग स्लैब के केस में यही आना है आपका, और इस तरह से ही आपको चलना है। तो MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग, सो डिज़ाइन अंडर इन्फोर्स, तो इसके हिसाब से हम अंडर इन्फोर्स इसको डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, कंपैरिजन हो गया, आगे चलते हैं।
MU लिमिटिंग निकाल दिया। उसके सीधा हम चौथे स्टेप पे आते हैं, हम सीधा एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। चौथा स्टेप एरिया ऑफ स्टील, स्टेप 4 एरिया ऑफ स्टील निकालना। देखो अगर अंडर इनफोर्स है तो हम डायरेक्टली प्यारा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, एक EST इजकल टू 0.5 FCK अपॉन FI 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। ठीक है, FCK FY बेंडिंग मोमेंट जब यहाँ पे डालेंगे जैसे 40, हम जितने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो डालेंगे 40 इंटू 10 पावर 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे FCK जो है वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये भी मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में, तो यहाँ पे हमें न्यूटन मिलीमीटर में ही डालना पड़ेगा। तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास एयर स्टील आ जाएगा। मान लो एयर ऑफ स्टील हमारे पास 400 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे निकालेंगे EST परसेंटेज। EST परसेंटेज निकालने के लिए 400 अपॉन BD इंटू 100 करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारे पास आ गया 1.5%। अभी हम एज्यूम करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब AST मैक्स और AST मिनिमम के बीच में इसको कंपेयर करेंगे, तो ये 1.5%। AST मिनिमम FE 250 के केस में 0.15% होता है, FE 415 के केस में 0.12% होता है। ऐसे ही AST मैक्स जो होता है 4% होता है, स्लैब के केस में भी और बीम के केस में भी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में है, तो मतलब ये चेक ओके है। तो अब जब ओके है तो हम स्पेसिंग निकालेंगे। यहाँ से स्पेसिंग निकालने का देगा जो विड्थ होगी 1000 अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टील, कितना आया था हमारे पास 400 आया था मान लो। ठीक है, इनटू जितना भी हमारे पास एक बार का एरिया होगा, तो बार का एरिया मान लो हमने, बार की डायमीटर मान लिया हमने 10 मिलीमीटर, तो π/4 10 का होल स्क्वायर। तो स्पेसिंग मान लो हमारे पास जो भी आ गई है 200 मिलीमीटर आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, फाई हमने ले लिया था 10 मिलीमीटर एट द रेट ऑफ स्पेसिंग 200 मिलीमीटर। तो हमारे पास चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप शेयर डिज़ाइन करते हैं। शेयर के लिए डिज़ाइन करना, शेयर के लिए डिज़ाइन करने के लिए एक फैक्ट पता होना चाहिए आपको कि जो हमारे पास बीम होता है या स्लैब होती है, तो F उसके अंदर जितना परसेंटेज ऑफ स्टील लगा होता है प्लस जो उसका ग्रेड होता है, जैसे M20 है, M25 है, इसके हिसाब से इसकी एक टाउ सी वैल्यू होती है। टाउ सी वैल्यू का मतलब कि इसकी शेयर रेजिस्ट करने की पावर वो किस पे डिपेंड करेगी, परसेंटेज ऑफ स्टील पे और ग्रेड क्या है। तो जैसे M20 के हिसाब से ठीक है, अगर 0.25% स्टील है, 0.5% स्टील है, तो ये 0.36 होती है टाउ सी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 0.48 होती है। आप एक बार वैल्यूज़ चेक कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि टाउ, अगर जो परसेंटेज स्टील इतना है M20 के केस में, तो टाउ सी इतनी होगी, नहीं तो इतनी होगी। अब परसेंटेज ऑफ स्टील जैसे हमने निकाला, मान लो हमारे पास मान लो 0.7 या फिर 0.3 आया था, हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील था 0.3%। अभी हमने अगर जो निकाला तो ये 0.4 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी हम एक्स्ट्रा इंटरपोलेट नहीं कर रहे हैं इसको, वरना इंटरपोलेट डायरेक्टली लीनियरली इसको कर सकते हैं। तो मान लो टाउ सी हमारे पास आ गई 0.4। अब टाउ सी तो हमारे पास ये आ गई कि रजिस्ट इतनी कर रही है। अब हम देखना है शेयर इसके ऊपर लग कितनी रही है। तो सिंपल हमें पता है कि जैसे हमारे पास लोड होता है, यहाँ पे यूडीएल लगता है, जो हम डेड लोड लाइव लोड लगाए यूडीएल की तरह ही लगेगा। तो जो ये लगेगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो होगी W इसका जो है इंटू L इफेक्टिव अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगी रिएक्शन। ये हमें पता है कि जो शेयर फोर्स होती है यहाँ पे एंड्स पे मैक्सिमम होती है, फिर नीचे कम होती चली जाती है। तो मैक्सिमम के लिए हम डिज़ाइन कर देंगे, तो जो रिएक्शन होगी वही हमारे पास शेयर फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ से हम टाउ वी निकाल लेंगे कि शेयर स्ट्रेस कितनी आएगी, V/BD करके। और स्लैब के केस में, मैक्सिमम केस में टाउ वी जो होती है लेस देन टाउ सी आएगी। इसका मतलब जो रेजिस्ट करने की पावर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो इसके ऊपर लग रही है। और जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इट इज़ सेफ इन शेयर, और हमारे पास अगला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बार के लिए कुछ भी नहीं, छठे स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है 0.12% और 0.15% होती है अकॉर्डिंग टू FE 250, FE 415। ठीक है, BD, तो उसके हिसाब से हमारे पास परसेंटेज स्टील आ जाएगी। मान लो हमारे पास 300 मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। वापस से स्पेसिंग करेंगे, इसकी स्पेसिंग जो होती है इसकी 5 मान लेंगे हम 8 मिलीमीटर। वहाँ पे 10 मिलीमीटर माना था जो मेन थी। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है श्रिंकेज क्रैक वगैरह इन सब के लिए होती है, तो इसको मान लिया हमने 8 मिलीमीटर। तो स्पेसिंग कैसे निकाल लेंगे, विड्थ अपॉन टोटल एरिया इंटू एरिया ऑफ 1 बार। तो यहाँ पे मान लो हमने 200 मिलीमीटर आ गई। ठीक है,
हाँ, स्पेसिंग को चेक करने का तरीका ये 5D होती है, इसके अंदर मैक्सिमम जा सकती है या फिर 450 मिलीमीटर जा सकती है। और मेन जब बार हम यूज़ करते हैं तो उसमें 3D और 300 मिलीमीटर जा सकती है, इसको भी चेक कर लेगा। जौन सी वैल्यू कम होगी उसको हम लेंगे। तो जैसे वहाँ पे हमने 150 मिलीमीटर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा डिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिटेलिंग। अब डिटेलिंग कैसे करेंगे, अब डिटेलिंग को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। हमारे पास दोनों तरफ से देखते हैं, ये है हमारे पास प्लान एरिया और ये हम देखते हैं सामने से। ठीक है, तो देखो ये 4 मीटर था, ये 10 मीटर था। ठीक है, 4 मीटर वाली साइड, इस साइड, ठीक है, तो हमारे पास इस साइड जो लगी है मेन बार लगी है। ठीक है, जो इसका डायमीटर है 10 मिलीमीटर, 5 एट द रेट ऑफ 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, जितनी भी आई थी, मतलब इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 150 मिलीमीटर का गैप है। अब अगर जो हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी हमारे पास बड़ी वाली साइड, 10 मीटर वाली साइड। तो ठीक है, तो इसका कितना आया था 8 मिलीमीटर, 5 एट द रेट ऑफ 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 200 मिलीमीटर गैप होगा। इसको सामने से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पता था 230 मिलीमीटर है, ये हमारे पास पता है 230 मिलीमीटर, ये था हमारे पास 4 मीटर। डेप्थ जो टोटल आई थी वो आई थी 200 मिलीमीटर। अब जो हमारे 4 मीटर है, इस साइड जो है हमारे पास मेन बार पड़ी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। तो मेन बार कितनी है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो मतलब अंदर की साइड देखेंगे हम, तो अंदर की साइड इस तरह से पड़ी है ये। और अगर जो सामने से देखें तो ऐसे बार्स दिखेंगे, तो ये होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, जो कि होंगे 10 मिलीमीटर 5, ओ सॉरी 8 मिलीमीटर 5 एट द रेट ऑफ 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। और ये जो हमारे पास ये वाली जो बार पड़ी है जो इस तरह से दिख रही है, वो है 10 मिलीमीटर 5 एट द रेट ऑफ 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब मैंने इस छोटी सी वीडियो में सबको समझाने की कोशिश की, फिर भी काफ़ी चीज़ें छूट गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एक होल डिस्क्रिप्टिव वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसमें बाकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल द सिविल बंदा। थैंक यू।